मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। आइए इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PKS ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 33वां क्लास किए थे। सभी क्लासेस में आप सभी को स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो LP के एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को कराया जा रहा है। यह क्लास टोटली RRB ALP पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी ALP का एग्जाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि RRB ALP टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी यहाँ डेली क्लासेस होती हैं वह आप तक मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखिए, प्रोपेन का पहले हम लोग रासायनिक सूत्र जान लेते हैं। प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। यह इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु होंगे बताइए आप लोग, कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। 8 हाइड्रोजन परमाणुओं की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितनी होती है? तो 8 होती है। आई होप आप लोग पूरे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी? कथन 1, जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है। कथन 2, जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है। कथन 3, जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा दर्ज की जाती है। कब कब धारा दर्ज की जाएगी? तो जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है। तो इसका कथन जो 2 है ये सही हो जाएगा, जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है। कथन 1 क्या है? यहाँ पर क्या रखा है? यहाँ पर कथन 1 गलती है। कथन 2 क्या है? जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है। जब किसी चुंबक को कुंडली से पास लाएंगे या दूर ले जाएंगे तब क्या होगा? इसमें गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 2 और कथन 3, ये दोनों सही हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की यानी पावर की इकाई नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा है? ये शक्ति की इकाई यानी यूनिट नहीं है। ऑप्शन ए किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी जूल पर सेकेंड, ऑप्शन डी अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, किलोवाट घंटा जो है ये विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1 किलोवाट एक 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा था है। इसका क्या होगा? 3.6 इंटू
10⁻6 क्या होता है, जूल होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि शक्ति की इकाई जो यूनिट होती है ये क्या होती है, तो ये वाट होगा, जूल पर सेकेंड होगा और अश्वशक्ति, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, ये शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है ये, तो शक्ति की इकाई है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। ऑप्शन ए रसधानियों, छाल और लाइसोसोम में। ऑप्शन बी पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। ऑप्शन सी पत्तियों, लाइसोसोम और अवर्णी लवक में। ऑप्शन डी लाइसोसोम, फलों और अवर्णी लवकों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, पौधे अपने अपशिष्ट जो उत्पाद हैं इनको पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम जैसे विभिन्न भागों में संग्रहित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी पौधे अपने अपशिष्ट जो उत्पाद हैं इसको कहाँ पे संग्रहित करते हैं, तो पत्तियों में, रसधानियों में और पुराने जाइलम में, ठीक है। देखिए, पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन 3 प्रकार से करते हैं। एक होता है गैसीय अपशिष्ट उत्पाद के रूप में, जब पादपों में पत्तियों के द्वारा उपस्थित जो स्टोमेटा होता है, रंध्र, तथा तने पर उपस्थित जो वात रंध्र होते हैं, इनके द्वारा गैसीय अपशिष्ट जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। दूसरा क्या है, तरल अपशिष्ट के उत्पाद, इसका निष्कासन जल, ठीक है, रंध्र जो होता है यानी स्टोमेटा से बिंदु स्राव के रूप में होता है, जिसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और तीसरा है ठोस अपशिष्ट उत्पाद के रूप में, इसे रिक्तियां या उत्तकों में संचित किया जाता है। तो इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल्ब ए और बी एक 3 वोल्ट स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोध का अनुपात 1:3 है तो एक निश्चित समय में बल्ब ए और बल्ब बी द्वारा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, ये भी आरआरबी एएलपी में न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ही ज्यादा आता है। हर शिफ्ट में मैंने बार बार बताया है कि 5 से 6 प्रश्न साइंस न्यूमेरिकल का पूछा ही जाता है। इसलिए आप सभी को हम न्यूमेरिकल भी कराते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, बल्ब ए और बी के प्रतिरोध का अनुपात यहाँ पर दे दिया गया है। प्रतिरोध का जो अनुपात है 1:3 के रेशियो में है, ठीक है। बल्ब द्वारा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, समानांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा जो होता है, P जो है ऊष्मा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/r के बराबर होता है, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए PA/PB, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस B बटा रेसिस्टेंस A, इसका सीधा उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो PA/PB इक्वल टू, ये क्या होगा, आर रेसिस्टेंस B कितना दिया है, तो 3 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो 3 ऊपर चल जाएगा और यहाँ पर रेसिस्टेंस A कितना दिया है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको न्यूमेरिकल को फाइंड करेंगे। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी एलेसेंड्रो वोल्टा, ऑप्शन सी माइकल फैराडे, ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। कमेंट करके जरूर बताएं, हर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके उसका आंसर जरूर दें, ठीक है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी यह माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए,
1830 में माइकल फैराडे तथा जोसेफ हेनरी ने यह सिद्ध किया था कि प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बंद कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न करता है और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न यानी अथवा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को ही हम लोग चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन ए, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन डी, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। मृत कोशिकाएं पाई जाएंगी तो उनमें कोशिका जो ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो कम पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता जानवरों की अपेक्षा कम होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, इसमें अधिकतम जो मृत कोशिकाएं होती हैं जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता अधिक नहीं पड़ती है। किनको? तो पौधों को। ठीक है। जंतु गतिशील होते हैं इसलिए उनकी ऊर्जा ज्यादा लगती है, लेकिन पौधे गतिहीन होते हैं, इनमें गति नहीं होता है जिसके कारण इनमें ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है। जंतु जटिल भोजन खाते हैं जिसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने में अत्यधिक ऊर्जा खपत होती है। और पादप जो है सरल भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस विधि द्वारा संश्लेषित करते हैं। ठीक है, जिससे ऊर्जा खपत कम होती है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन दो तत्वों से बनने वाले यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन सल्फर। ऑप्शन बी, कार्बन और हाइड्रोजन। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन डी, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, तत्वों के रासायनिक गुण जो होते हैं इसके अध्ययन के लिए मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, मेंडलीफ जो है, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता पहले 1 से 4 तथा 4 से 1 तक क्रमशः घटते हुए क्रम में दिखाया था। और मेंडलीफ के अपने आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है, इसके अनुसार ही व्यवस्थित किया था। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त, ठीक है, 7 क्या है? आवर्त हैं और कितने? 9 वर्ग थे। ठीक है। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। किसके आधार पर? तो परमाणु भार पर आधारित थी। इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, आवाज में बदलाव। ऑप्शन बी, मासिक धर्म। ऑप्शन सी, मोटापा। ऑप्शन डी, मुहासे आना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, यौन जो विकास के चरण का हिस्सा नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आवाज में बदलाव जो होता है ये एक यौन परिवर्तन का, जो शारीरिक परिवर्तन में यौन विकास का एक चरण है। मासिक धर्म भी सेम शारीरिक परिवर्तन जो यौन विकास का चरण है। मोटापा जो है ये नहीं होगा। तो पूछा है कि एक जो चरण का हिस्सा नहीं है पूछा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मोटापा जो है यह शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का हिस्सा नहीं है। मुहासे आना भी एक शारीरिक परिवर्तन यौन विकास का चरण का हिस्सा है। तो ये जो तीनों, जो आवाज में बदलाव, मासिक धर्म और ये मुहासे आना, ये तीनों क्या हो जाएंगे? शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का हिस्सा है। और मोटापा जो है यह क्या होगा? ये इनके चरण का हिस्सा नहीं है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आखिरी क्वेश्चन भी है।
उस उदासीन अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं। इसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल हैं। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लिथियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लिथियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, जब सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करता है तो उत्पाद लिथियम सल्फेट तथा जल प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इसे ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर आप क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। इसको कमेंट में करके जरूर बताइए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर करें। मन लगाकर पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।